दोस्तों ये स्टोरी का 54 भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। राघव उसे इस तरह जल्दबाजी में जाते हुए देखकर टीना से बोला, ऐसा क्या पढ़ाया जा रहा है तुम्हारे कॉलेज में जो यह लड़की ऐसे भाग रही है। टीना ने कार से बाहर आते हुए कहा, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट लेक्चर था। हमारा कोई सर्जन है जो हमें आज लेक्चर देने वाले थे मतलब, राघव ने पूछा। टीना ने अपने रिस्ट वॉच में टाइम देखते हुए कहा, अब खत्म हो गया, हम लेट हो गए, चलो बाद में मिलती हूँ तुमसे। टीना अपनी बात बोलकर किया के पीछे पीछे चली गई। किया तेज कदमों से टाइम देखते हुए ऑडिटोरियम रूम की तरफ जा रही थी। वह कॉलेज बिल्डिंग के अंदर ग्राउंड फ्लोर पर बना था। जैसे ही किया ने ऑडिटोरियम रूम में जाने के लिए कट लिया, तभी वह उसी कट से बाहर आ रहे एक शख्स से टकरा गई। किया नीचे गिरती उससे पहले उस शख्स ने उसकी दोनों बांह पकड़कर उसे सही से खड़ा किया। किया सॉरी बोलकर आगे बढ़ गई। किया जल्दबाजी में थी और वहां हल्का अंधेरा भी फैला हुआ था, जिसकी वजह से दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पाए। किया ऑडिटोरियम रूम में गई तो वहां सबको देखकर उसके चेहरे पर उदासी छा गई। सभी स्टूडेंट एक एक कर अपनी चेयर से उठकर जा रहे थे। क्या किया, यह तूने इतना इम्पोर्टेंट लेक्चर मिस कर दिया, उसने एक हाथ से अपना माथा पीटते हुए कहा। इधर वह शख्स कॉलेज से बाहर पार्किंग में आ गया था। अपनी कार के सामने खड़ी कार को देखकर उस शख्स ने कार के बगल खड़े आदमी से कहा, एक्सक्यूज मी। आवाज सुनकर राघव पीछे मुड़ा और उस हैंडसम फेस को देखते हुए कहा, यह वह दोनों ही लोग। इंडियन शख्स ने राघव का एक नजर डालते हुए कहा, अपनी कार अभी आप कहीं और पार्क करिए, मुझे अपनी कार निकालनी। उस हैंडसम पर्सनालिटी की बातें सुनकर राघव मुस्कुराया। वह उसकी बात मानना तो नहीं चाहता था, पर वह कॉलेज में कोई ड्रामा नहीं करना चाहता था, किया के सामने तो बिल्कुल भी नहीं। यही सब सोचते हुए राघव ने उसे एक स्माइल देते हुए अपनी आंखों पर गॉगल चढ़ाते हुए बोला, ओके। राघव की कार सामने से हटते ही वह शख्स तेजी से अपनी कार लेकर निकल गया। उसके निकलते ही किया मुंह लटकाए हुए वहां आई। किया का उतरा चेहरा देखकर राघव ने कहा, क्या हुआ, तुम ठीक हो? हमने लेक्चर मिस कर दिया, नेक्स्ट टाइम अटेंड कर लेना, राघव ने कहा। किया उसकी बात सुनकर कार में जाकर बैठ गई। आप हमें घर ड्रॉप कर दो, उसने राघव की तरफ बिना देखे कहा। राघव उसे ड्रॉप करने उसके घर चला गया। जो ब्लैक कार एयरपोर्ट पर आकर रुकी, वह तेज कदमों से एयरपोर्ट के अंदर गया, जहां बोर्डिंग एरिया में उसका असिस्टेंट पहले से ही उसका वेट कर रहा था। अपने सर को देखकर वह असिस्टेंट अपनी जगह पर खड़ा हुआ और उसे देखते हुए बोला, सर 20 मिनट बाद आपकी फ्लाइट है। ओके, या बिजनेस क्लास की टिकट और बोर्डिंग पास, असिस्टेंट ने कहा। जैसे ही वह शख्स ने बोर्डिंग पास और टिकट लेने के लिए हाथ बढ़ाया, उसके कैप में लटकी हुई चेन देखकर उसके असिस्टेंट ने कहा, सर यह क्या है? उस शख्स ने देखा तो वह ब्रेसलेट था। उसने ब्रेसलेट अपने हाथ में लिया और उसे अपनी ग्रे आंखों से देखते हुए बोला, यह शायद उसी लड़की का है जो थोड़ी देर पहले मुझसे टकराई थी। सर इसमें तो डायमंड लगे हुए हैं, बहुत कीमती लगता है, असिस्टेंट ने उस ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। तुम हो कौन? अपनी इतनी कीमती चीज तुमने मेरे पास क्यों छोड़ी? क्या तुम मुझसे दोबारा मिलना चाहती हो? उसने मन ही मन खुद से कहा और होठों को हल्का सा तिरछा कर धीरे से मुस्कुराया। उसने उस ब्रेसलेट को अपनी पैंट की जेब में रख लिया। उसकी ऐसी स्माइल देखकर वहां लड़कियां उसे आंखें फाड़े बिना पलके झपकाए देख रही थी। ही इज सो हैंडसम, मैजिकल पर्सनालिटी है यार, ही इज लुक लाइक अ ड्रीम प्रिंस। ऐसे कई तरह के कमेंट उसके कानों में पड़े, जिस पर उसने ना दिखने वाली स्माइल देते हुए आगे बढ़ गया। इंडिया में उस खूबसूरत रात की सुबह हो गई थी। सांझ विवान की शर्टलेस बॉडी पर अपना सर रखे सो रही थी। सांझ के होठों की छाप विवान के चेस्ट, आर्म और बैक पर दिख रही थी, तो वहीं सांझ के नेक और कंधे पर गहरे निशान थे जो उसे विवान ने प्यार में दिए थे। उसके दुपट्टे के सरक जाने की वजह से वह निशान दिख रहे थे। इधर झरना की जब आंखें खुली तो उसने खुद को किसी की बाहों में गिरफ्त पाया। विहान के हाथ झरना को अपनी बाहों में भरे हुए थे। झरना ने अपना सर उठाकर ऊपर देखा तो वह विहान को देखकर हैरान हो गई। या यहाँ कैसे? हम तो अकेले सो रहे थे, यह कब आया? खुद से बातें करते हुए झरना एकदम से विहान से दूर हुई। झरना के ऐसे करने से विहान भी उठ गया। उसने झरना को देखते हुए कहा, क्या हुआ, तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रही हो? विहान की बातें सुनकर झरना गुस्से में तमतमाते हुए बोली, यू तुम वैसे तो साधु संत बनते और यहाँ सोई हुई अकेली लड़की का फायदा उठाने आ गए। फायदा? विहान ने अपनी आंखें खोलते हुए कहा और उठकर बैठ गया। उसने सामने बैठी लड़की को देखा जो उसका फायदा उठाने से पहले एक बार नहीं सोचती, और आज यह लड़की उसे ब्लेम कर रही है कि उसने उसका फायदा उठाया। झरना विहान के ऊपर चढ़ते हुए बोली, बताओ क्या किया तुमने पूरी रात मेरे साथ? कहीं कहीं तुमने मेरा रेप तो नहीं किया? झरना की बात को सुनकर विहान सदमे में चला गया। उसने अपनी भौहों को सिकोड़ा और झरना को पलट कर उसके ऊपर आते हुए बोला, आर यू मैड?
कुछ बोलने से पहले सोच लिया करो, मैं तुम्हारा रेप ऐसे सोच भी कैसे सकती हो तुम, झरना ने कहा। तो और क्या कहती, जब हमने अपनी आंखें खोली तो हमने खुद को आपकी बाहों में पाया तो हमें तो यही लगा, झरना ने मासूम सी शक्ल बनाते हुए कहा। सोते हुए मासूम लग रही थी इसलिए छोड़ दिया, पर अभी वाइल्ड कैट लग रही हो तो क्यों ना मैं तुम्हारी कही बातों को सच कर दूं। अपनी बात खत्म करते हुए विहान एक डेविल स्माइल झरना को दी। झरना ने अपनी आंखें चढ़ाते हुए कहा, हाँ, सोचना भी नहीं, हम तो तुम्हें बस खेलते रहते हैं क्योंकि तुम्हें छेड़ना हमें अच्छा लगता है, पर इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं कि तुम हमारे साथ वह सब करो। विहान ने झरना की बातों का जवाब देते हुए कहा, तुम्हें मुझे छेड़ना अच्छा लगता है? जानबूझकर शेर के मुंह में हाथ डालती हो? कभी सोचा है किसी दिन इस शेर का मूड चेंज हो गया तो क्या करेगा तुम्हारे साथ? बोलते हुए फिर विहान ने उसे एक डेविल स्माइल दी जिसे देखकर झरना डर गई। नहीं, तुम ऐसा नहीं कर सकते हमारे साथ, मैं ऐसा ही करूंगा। अपनी बात खत्म कर विहान ने अपने और झरना के बीच के सारे फासले मिटाते हुए उसे प्यार करने लगा। उसकी घुटी घुटी आवाज कुछ देर तक निकली, फिर वो एकदम से शांत हो गई। दूसरी तरफ तो रचित भी झील के रूम में ही गया था, पर जब उसकी आंख खुली तो उसने झील से दूर होते हुए उसके जागने से पहले ही वहां से भाग जाने की सोची। वह जानता था अगर वह झील के जागने तक वहां रुका तो झील पक्का उसे कच्चा चबा जाएगी। रचित ने जल्दी जल्दी अपनी शर्ट पहनी। उसने कब अपने शरीर से उसे अलग कर दिया था उसे जरा सा भी होश नहीं था। उसने शर्ट पहन अपने बाल ठीक करते हुए झील को एक नजर देखा तो सोते हुए एक मासूम राजकुमारी लग रही थी। वह झील के होठों को धीरे से चूम कर रूम से बाहर आ गया। रूहान और ऋचा जल्दी उठ गए थे तो दोनों बातें करते हुए कॉफी का मग हाथ में लिए अपना क्वालिटी टाइम एक दूसरे के साथ स्पेंड कर। इतने सुबह कोई नहीं उठता तो इसका फायदा दोनों ही अच्छे से उठा रहे थे। दोनों उसी फ्लोर के कॉरिडोर की बालकनी में खड़े थे बात करते हुए। जब रूहान की नजर दूसरी तरफ गई तो उसने रचित को झील के रूम से निकलते देखकर ऋचा से कहा, यह तुम्हारा भाई है ना? रूहान के कहने पर ऋचा ने उस ओर देखा। हाँ, या तो भाई ही है, पर झील के रूम से क्यों निकल रहे हैं, वह भी इतनी सुबह? ऋचा ने धीरे से स्वर में कहा और रचित जल्दी से अपने रूम में चला गया। अभी भी दोनों की नजरें उस ओर थी। इससे पहले कि वह नजरें दूसरी तरफ करते तभी विहान झरना के रूम से निकला और आगे रूम में चला गया। विहान ने यह सब देखकर मुस्कुराने लगा, पर ऋचा और कंफ्यूज हो गई। फिर उसने खुद से कहा, अब विहान भाई झरना के रूम से क्यों निकले? ऋचा ने यह सवाल किया ही था कि तभी सांझ विहान के रूम से निकलकर अपने रूम में गई। उसका एक हाथ सर को पकड़े हुए था। जहां ऋचा की कंफ्यूजन बढ़ गई थी तो वहीं रूहान ने चिढ़ाते हुए मन ही मन खुद से कहा, सारे मजे तो मेरे इन सालों के हैं। साले खुले आम बिना डरे रोमांस कर रहे हैं और मुझे अकेले में 2 मिनट भी ऋचा से बात नहीं करने देते। सारे साले मेरे एक से बढ़कर एक कमीने। रूहान को जितनी गालियां आती थी वह सब उसने उन तीनों को दे डाली थी। उसने कॉफी के मग से 1 सिप लिया और ऋचा को एक नजर देखते हुए बोला, सीखो कुछ अपने इन अय्याश भाइयों से जिन पर आशिकी हर समय सवार रहती। बोलते हुए रूहान अपने रूम में चला गया। ऋचा वहीं खड़ी सोचने लगी। उसने धीरे से कहा, नहीं मेरे भाई ऐसे नहीं है, पर जो अभी देखा उसे झुठला भी नहीं सकती। क्या सच में मेरे भाई ऐसे हैं? रुद्राक्ष और जोरावर दोनों अपने आमने सामने बैठे थे। जोरावर ने रुद्राक्ष को विवान की उस तक पहुंचाई गई एक एक बात रुद्राक्ष को बता दी थी। रुद्राक्ष ने गुस्से में अपनी मुट्ठी को भींचते हुए कहा, अबे साले, जिस सांप को कुचल कर मार देना चाहिए था बचपन में ही तूने उस सांप को दूध पिलाकर बड़ा कर दिया। मैं उसकी ताकत कम करने में लगा था और तू है कि उसकी ताकत बढ़ाने में लगा था। उसी के दम पर तू इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा था ना, इतना उछल रहा था ना, चला गया ना वह तुझे लात मारकर। रुद्राक्ष, मैं सुन रहा हूँ तो इसका मतलब यह नहीं कि तू कुछ भी बोलेगा। मैंने तो एक अनाथ को पाला था, उसे अपना हथियार बनाया था। मुझे क्या पता था वह बड़ा होकर मेरा ही दुश्मन निकलेगा। जोरावर गुस्से में अपने दांत भींचते हुए कहा। जोरावर की बात सुनकर रुद्राक्ष ने कहा, अब तो कुछ नहीं करेगा, तू बैठकर तमाशा देख, बस अब जो होगा वह मैं करूंगा। फिर सोचते हुए रुद्राक्ष मन ही मन खुद से बोला, तो दक्ष ने जिसके बारे में बताया वह कियान का दूसरा बेटा था। नो प्रॉब्लम, पहले एक मरने वाला था, अब दोनों पिल्ले साथ मरेंगे। मुंबई में विहान ने झरना को कुछ पेपर्स दिए। झरना ने उन पेपर को लेते हुए कहा, यह किस चीज के पेपर हैं? खुद ही देख लो। झरना ने सरसरी सी नजर उन पेपर पर डाली तो उसकी आंखें हैरानी और खुशी के मिले जुले भाव से चमकने लगी। यह तो ऑर्फनेज के पेपर हैं। तुमने अभिमन्यु से यह पेपर ले लिए क्या? वह मान गया? विहान ने ना में सिर हिलाया। तो फिर तुमने यह पेपर उससे लिए कैसे? डोंट वरी, मैंने कुछ भी इलीगल नहीं किया है। अभिमन्यु अब जेल में है और ऑर्फनेज पर उसका कोई राइट नहीं। अब वह कोई
मल्टीपल कॉम्प्लेक्स नहीं बनेगा और अभिमन्यु की कंपनी अब हर महीने तुम्हारे ऑर्फनेज को एक बड़ा अमाउंट डोनेट करेगी। क्या वह ऐसा करेगा? उसे यह करना ही होगा, उसके पास यह करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है। झरना ने विहान को हक करते हुए थैंक्स कहा। तभी पीछे से एक आवाज आई, बेटा अपने एक्साइटमेंट को थोड़ा कंट्रोल किया करो और आसपास देख लिया करो। यह सब करने से पहले इस घर में बड़े भी रहते हैं। झरना यह सुनकर जल्दी से विहान से दूर हुई। दोनों ने देखा तो सामने स्वाति हाथ बांधे खड़ी थी। उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं थे, पर झरना व स्वाति से डर रही थी। स्वाति ने अंदर आते हुए कहा, तुम दोनों नीचे आ जाओ, सब वेट कर रहे हैं खाने पर तुम्हारा। वह अपनी बात बोलकर जाने लगी, फिर रुक कर पीछे पलटते हुए बोली, विहान तुम्हें याद है ना, तुम्हारी मासी माँ की एनिवर्सरी है कल। जी आंटी, विहान ने कहा। सारी चीजें मैं और रिचा देख रहे हैं, बाकी अरेंजमेंट रूहान देख लेगा। तुम इस बात का ध्यान रखना, इस बार हमारी खुशियों को कोई भी प्रॉब्लम ना हो। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं आंटी? झरना ने कहा। तो स्वाति ने उसकी बातों का जवाब देते हुए कहा, क्योंकि हमारे दुश्मनों की आदत है हमारी खुशियों में धमाके करने की। डोंट वरी आंटी, इस बार कुछ भी ऐसा नहीं होगा, विहान ने कहा। कैलिफोर्निया में बीच साइड रोड पर एक कार खड़ी थी। उसी कार के ऊपर एक लड़की लेटी हुई थी। उसने डेनिम शर्ट और क्रॉप टॉप पहना हुआ था, जिसमें से उसकी पतली कमर दिख रही थी। उसके कमर के राइट साइड एक छोटा सा बटरफ्लाई का क्यूट सा टैटू बना था। उसने अपने चेहरे को शर्ट से ढका हुआ था। एक लड़का जिसकी उम्र करीब 22 साल की होगी, उसकी हाइट 6 फीट 1 इंच थी। उसने कैजुअल कपड़े पहने हुए थे और आंखों को हल्के नीले रंग के शेड से ढका हुआ था। उसका फेस कट अच्छा था और काफी ज्यादा अट्रैक्टिव लग रहा था। वह कार की बोनट पर लेटी हुई लड़की के ऊपर आ गया और उसने उसके चेहरे पर से शर्ट को हटा दिया। शर्ट के हटते ही उस लड़की ने अपनी खूबसूरत समंदर जैसी नीली आंखों को खोला और अपने ऊपर झुके उस हैंडसम फेस को देखा। लड़के ने झुककर लड़की के फॉरहेड पर किस किया और उसके दोनों गालों को अपने होठों से छू लिया। लड़की ने होठों पर स्माइल लिए अपने दोनों हाथ उस लड़के के गर्दन में लपेटते हुए लड़की के खूबसूरत अट्रैक्टिव होठों ने कुछ कहा। ओ सजन, ले गया तू मेरा मन। उस लड़के ने लड़की को अपनी बाहों में भरते हुए उसे नीचे लाते हुए उसकी नीली आंखों में देखते हुए उसने भी उसका साथ दिया। लड़की ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भरते हुए कहा। लड़के ने हाथ पीछे कर लड़की के सर को सपोर्ट देते हुए उसे अपने सामने किया और उसने कपल डांस के स्टेप को करते हुए उसके सर के पीछे हाथ लगाए ही उसे एक तरफ झुका दिया। लड़की ने उसके गालों को होठों से छू लिया। लड़के ने लड़की को घुमाते हुए उसकी पीठ को अपने चेस्ट से लगा दिया। उसकी कमर को अपने हाथ में भरते हुए उसकी गर्दन पर अपने होंठ रख दिए। लड़की भी उसका साथ दे रही थी। वह लड़का उस लड़की को अपनी बाहों में उठाए हुए उसे वापस कार के बोनट पर लिटा दिया और झुककर एक बार फिर वह उसे किस कर रहा था। उसके होठों का सफर उसके चेहरे से होते हुए उसके कमर तक आ गया और वह उसकी कमर को अपने होठों से छूने लगा। लड़की ने अपने दोनों हाथ फैलाए हुए थे और उसके हाथों की मुट्ठी बनी हुई थी। वह उसकी कमर पर कसते हुए एक बार फिर ऊपर की तरफ आया और उसके हल्के गुलाबी होठों पर अपने होंठ रख दिए और उसे किस करने लगा। वह लड़की उसका साथ देते हुए उसने भी अपने दोनों हाथ उसकी गर्दन और पीठ पर रख दिए। वह उसके होठों को फ्री कर उसके नेक और कॉलर बोन पर किस करने लगा। कुछ देर बाद वह दोनों कार की बोनट पर एक दूसरे को बाहों में लिए बैठे थे। सूरज ढल गया था। डूबते हुए सूरज को देखते हुए लड़के ने कहा, कायल, कब तक हम ऐसे ही छुप छुप कर मिलते रहेंगे, जब तक तुम्हारे डैड मेरे डैड से हमारे रिश्ते की बात नहीं कर लेते? कायल ने कहा, पर सबको तो यही लगता है हम दोनों एक दूसरे के जाने दुश्मन हैं, तो वह हमारी शादी की बात कैसे करेंगे? उन्हें तो लगेगा ही यह। जब तुम मुझसे इतना लड़ोगी तो किसने कहा था तुम्हें मुझसे लड़ना चाहिए? कायल के नाक मुंह सिकोड़ते हुए कहा, मैं अकेला नहीं लड़ता था, तुम भी मुझसे लड़ती थी। पता नहीं कब तुमसे लड़ते लड़ते तुम्हारे प्यार में पड़ गया। कायल उस लड़के की बातों का कोई जवाब दे पाती उससे पहले ही फोन वाइब्रेट हुआ। फोन में देखते हुए लड़के ने कहा, मॉम का मैसेज है, उन्होंने जल्दी घर आने के लिए कहा है। कुछ देर बाद दोनों घर के बाहर गार्डन में थे। पहले तुम जाओगी या मैं जाऊं? लड़के ने पूछा। मैसेज पहले तुम्हारे पास आया था तो पहले तुम्हें जाना चाहिए, कायल ने कहा। मेरे जाने के 10 मिनट बाद आना, वरना आर्या को शक हो जाएगा। जैसे भी आजकल वो कुछ ज्यादा ही अपना जासूसी दिमाग इस्तेमाल करने लगी। ओके, अब तुम जाओ और रूम में जाकर मुझे मैसेज कर देना, कायल ने कहा और गार्डन में टहलने लगी। डोर बेल बजाने पर एक 19 साल की लड़की जो दिखने में काफी खूबसूरत थी, उसने डोर ओपन करते हुए कहा, मम्मा भाई तो आ गए हैं पर अकेले आए हैं। कायल उनके साथ नहीं है, नाम भी मत लिया करो तुम उसका मेरे सामने, वह किसी मुसीबत से कम नहीं है मेरे लिए। तभी पीछे से आवाज आई, आर्यन, तुमसे कहा था ना मैंने अपने साथ कायल को भी लाना, फिर क्यों उसे अकेला छोड़ाए? आशी ने गुस्सा करते हुए कहा। आर्यन और आर्या अर्पित और आशी के बच्चे हैं। आर्यन आर्या से 3 साल बड़ा और कायल अपने
स्टडी की वजह से कैलिफोर्निया में इनके साथ ही रहती है। मम्मा प्लीज आप बार बार उसका नाम मेरे सामने तो ना ही लिया करें। बोलते हुए आर्यन अपने रूम की तरफ जाने लगा। तभी एक हाथ आगे कर आर्यन ने उसका रास्ता रोकते हुए कहा, एक सेकंड भाई, अब तुम्हें क्या हुआ? आर्यन ने फ्रस्ट्रेट होते हुए कहा, आपकी शर्ट पर या लड़की के लिपस्टिक का निशान क्यों है? आर्यन की शर्ट पर उस निशान को घूरते हुए कहा, वह यह निशान? आर्यन ने घबराते हुए कहा, हाँ भाई, यही निशान कैसे आया? क्या आपकी कोई गर्लफ्रेंड है? आर्यन ने पूछा, कुछ भी बोलती हो तुम, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं। और यह निशान, वह एक लड़की मुझसे टकरा गई थी। बोलते हुए आर्यन ने आर्या को एक तरफ किया और ऊपर अपने रूम में चला गया। रूम में पहुंचकर आर्या ने जल्दी से एक मैसेज कायल को सेंड किया। कायल उस मैसेज को पढ़कर मुस्कुराई और उसने डोरबेल बजाई। एक बार फिर आर्या ने डोर ओपन किया। उसने स्माइल करते हुए अपनी एक भरपूर नजर कायल पर डालते हुए कहा, मुझे आज तक एक बात समझ नहीं आई, और भाई और तेरे आने के बीच हमेशा सिर्फ 10 मिनट का ही डिफरेंस क्यों होता है? यह बात तू अपने पागल भाई से जाकर पूछ, और मेरा रास्ता छोड़, मुझे भूख लगी है। कायल बोलते हुए अंदर आ गई। कायल की बातें सुनकर आर्या का ध्यान उसके होठों पर गया। उसने अपनी आंखों को छोटा कर लिया, मानो उसके जासूस दिमाग ने उसे कोई सिग्नल दिया हो। कायल के लिपस्टिक का कलर तो बिल्कुल वैसा ही है जैसा भाई की शर्ट पर था। कहीं भाई और कायल? नहीं यार आर्या, यह दोनों तो हमेशा लड़ते रहते हैं, इन दोनों के बीच ऐसा कुछ हो चांस ही नहीं। पर फिर भी एक बार तो मुझे पता करना ही होगा। आर्या ने अपने जासूसी दिमाग के घोड़े दौड़ाते हुए खुद से सवाल जवाब करते हुए कहा। रुद्राज को जब से विहान के जुड़वा होने की बात पता चली थी, वह बौखलाया हुआ था। उसके चेहरे पर नफरत और गुस्सा साफ दिख रहा था। क्या हुआ? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हैं? एक कोमल शांत आवाज रुद्राज के कानों में गई। सुहानी को देखकर रुद्राज के चेहरे पर आया गुस्सा और नफरत पल भर में प्यार में बदल गई और उसके होठों पर स्माइल आ गई। तुम बाहर क्यों आई? तुम्हें अभी आराम की जरूरत है। जाओ तुम अंदर रेस्ट करो। हम रेस्ट कर करके थक गए हैं, और कितना रेस्ट करें आप बताइए हमें, आप क्यों इतने परेशान हैं? सुहानी ने रुद्राज के पास आते हुए कहा। परेशान तो रहूंगा ना मैं सुहानी। उसकियान ने अपने बेटों को हमारे बेटों के पीछे लगा दिया। अब उसके दोनों बेटे हमारे बेटे रुद्र और दक्ष की जान लेना चाहते हैं। रुद्राज की बात सुनकर सुहानी ने एक बार फिर अपना सर पकड़ लिया। वह वहीं पड़े काउच पर बैठते हुए बोली, आपने तो कहा वह हमें पाना चाहता है, तो क्या उसने हमें भुलाकर शादी कर ली? सुहानी की बातें सुनकर रुद्राज ने अपनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया और खुद को कंट्रोल करते हुए बोला, हाँ उसने शादी कर ली, क्योंकि उसका प्यार दिखावा था। वह तो बस तुम्हें मुझसे छीनना चाहता था, जो सालों पहले उसने कर भी दिया था। उसे लगा कि उस एक्सीडेंट में तुम मर गई, इसलिए उसने शादी कर ली। हम उस आदमी से मिलना चाहते हैं, सुहानी ने गुस्से में कहा। मैं तो उससे मिलवाऊंगा बहुत जल्द, पर तुम उससे मिलकर क्या करोगी? हम उसकी जान अपने हाथों से लेंगे, जिनकी वजह से हम अपने परिवार से इतने टाइम तक दूर रहे। हम उसे अपने हाथों से मारेंगे, उसने यह बेहद गुस्से में कहा था। रुद्राज उसकी बातें और उसका गुस्सा देखकर मुस्कुरा रहा था। रुद्राज ने पास ही खड़ी एक मेड को कुछ इशारे किए। वह सुहानी को लेकर उसके रूम में चली गई। सुहानी के जाने के बाद रुद्राज ने खुद से कहा, ऑफ कोर्स शिवानी, तुम ही उसे मारोगी, मैं तुम्हारे हाथों से ही उसे मौत दूंगा। वह अपनी बात बोलकर शैतानी मुस्कुराहट अपने होठों पर लिए अपना फोन निकालकर एक नंबर डायल कर फोन अपने कान पर लगाते हुए कहा, रुद्र, इससे पहले कि और देर हो जाए चारा डालो और शेर का शिकार करो। दूसरी तरफ से रुद्र ने कहा, ओके। कॉल कट कर रुद्राज ने डेविल स्माइल देते हुए खुद से कहा, बहुत जल्द हम एक दूसरे के सामने होंगे कियान। कैलिफोर्निया में सब डिनर कर रहे थे। आर्यन और कायल एक दूसरे के सामने बैठे थे और एक दूसरे को इग्नोर कर रहे थे। आर्यन ने टेबल के नीचे से कायल के पैर पर टेप किया तो कायल ने सर झुकाए हुए ही पलके उठाकर आर्यन को बुरा मानो बोल रही हो, क्यों परेशान कर रहे हो? आर्यन ने कायल को गुस्से में देखकर एक क्यूट सी स्माइल दी। आर्यन के स्माइल से कायल का गुस्सा पिघल गया। तभी गला साफ करते हुए आर्यन ने कहा, कायल तूने पैकिंग कर ली? कायल ने तुरंत अपने चेहरे के एक्सप्रेशन चेंज किए और आर्या से कहा, हाँ बस कुछ छोटी मोटी चीजें रह गई हैं। तेरी पैकिंग हो गई है? हाँ मेरी तो हो गई है। तू जरा अपनी पैकिंग अच्छे से करना, देखना कहीं कोई तेरी कीमती चीज छूट ना जाए। यहाँ आर्या ने बोलते हुए आर्यन को देखा जो चुपचाप अपना खाना खा रहा था, पर आर्या की बातों का
का मतलब अच्छे से समझ रहा था। उसने मन ही मन खुद से कहा, सीरियसली आर्या, कभी कभी मेरा मन करता है तुझे जो मैच हो रहा हूँ कम से कम लोगों का एंटरटेनमेंट तो होगा यह देखकर कि जो जू में एक नया जानवर आया है। आर्या, कितनी बार कहा है तुमसे खाना खाते टाइम बातें मत किया करो, आशी ने आर्या को डांटते हुए कहा। आशी की बातें सुनकर आर्या चुप हो गई और वापस से अपना डिनर करने लगी, पर अभी भी उसकी नजर दोनों पर ही थी। मुंबई के हॉस्पिटल में करीब 6 लड़के जिनके हाथों में हॉकी स्टिक और बैट बॉल थे। उन 6 में से 2 लड़के जिनमें से एक के सर पर और दूसरे के हाथ पर चोट लगी थी, उनमें से खून बह रहा था। प्राइवेट रूम में जाकर उनमें से एक लड़का जिसकी हाइट बाकी पांचों से ज्यादा थी और उसके चेहरे के राइट साइड पर एक लंबा सा कट लग गया था, उसने एक नर्स से कहा, ओए यहाँ आ तू, चल जल्दी से इसे ठीक करवा। नर्स उसकी आवाज और उसका चेहरा देखकर डर गई। वह और उसके साथ एक नर्स और दोनों ने मिलकर उन दोनों लड़कों के जख्मों पर ड्रेसिंग करने लगी। उस सबसे लंबे लड़के ने कहा, साले को आज हम छोड़ेंगे नहीं, जल्दी से यह काम निपटा और अभी चलकर उसे सबक सिखाते हैं। हाँ, उसे जवाब तो देना पड़ेगा, साला अपने आप को समझता क्या है, दूसरे लड़के ने कहा। ओए तू क्या देख रही है, चल जल्दी से सब खत्म कर वरना, एक और लड़के ने कहा। तो नर्स ने उसे बीच में रोकते हुए कहा, देखिए यह आप सही नहीं कर रहे। एक तो आप लोग जबरदस्ती इमरजेंसी रूम में आ गए हैं, आपको यह देखकर सारे पेशेंट डर रहे हैं तो तू भी डरना, तुझे डर नहीं लगता क्या, हमसे बोल। अपनी बात बोलते हुए उस लंबे लड़के ने उस नर्स के मुंह को एक हाथ से दबा दिया। क्या हुआ, अब गला सूख गया तेरा, आवाज नहीं निकल रही तेरे मुंह से? अगर एक और शब्द तूने अपने मुंह से निकाला ना तो यहाँ जितने भी पेशेंट हैं ना उन्हें तेरी इस खूबसूरती के दर्शन करवाऊंगा। अपनी बात खत्म करते हुए उस लड़के ने उस नर्स के कंधे से उसके कपड़ों को फाड़ दिया। यह ट्रेलर है, याद रख, पूरी पिक्चर अभी बाकी है, तू अपना मुंह बंद और काम जल्दी जल्दी कर। नर्स उस लड़के के ऐसे करने से और उसकी बातें सुनकर डर गई थी। वह लड़के वहां से ट्रीटमेंट करवाने के बाद चले गए। उनके जाने के बाद इमरजेंसी रूम का माहौल कुछ ठीक हुआ, जो पहले उन लड़कों की वजह से डेंजर हो गया था। जाते हुए उन लोगों ने अपनी हॉकी स्टिक और बैट बॉल से वहां काफी तोड़फोड़ मचा दी थी। उन लोगों ने अपना कहीं का गुस्सा कहीं और ही निकाल दिया था, जिसका एक उदाहरण इमरजेंसी रूम में टूटे फूटे डॉक्यूमेंट थे। डोनर से मिलकर उस नर्स को संभाल रही थी, तभी इमरजेंसी रूम में किसी के आने की दस्तक हुई। सामने देखने पर इमरजेंसी रूम के मेन डोर पर एक हैंडसम पर्सनालिटी खड़ी थी, जिसकी भौहें इमरजेंसी रूम की हालत देखकर तन गई थी। उसकी कोल्ड आवाज ने सबके कानों में गूंजी, व्हाट द हेल, यहाँ हो क्या रहा है, यह सब किसने किया? वह डॉक्टर, कुछ लड़के यहाँ आए थे। बोलते हुए एक नर्स ने उस डॉक्टर को सारी बातें बता दी। उसने आगे बढ़कर डॉक्टर को एक कार्ड देते हुए कहा, अगर हिम्मत है तो हमसे बिल पे करवा कर दिखाओ। नर्स की पूरी बात सुनकर उस डॉक्टर ने अपनी आंखों को छोटा कर लिया और उस कार्ड को लेकर अपनी मुट्ठी में भींच ली। दूसरी तरफ राहुल ने उस लिस्ट को चेक करते हुए कहा, अब सिर्फ 4 गैंग ही बचे हैं, जिनमें से एक लोकल है, बाकी 3 रुद्राज के लिए काम करते हैं। राहुल अपनी बात बोलकर चुप हुआ तो अर्पित ने कहा, जिस तरह से रुद्राज के इतने आदमियों की जान लेने के बाद भी वह शांत बैठा, उसे तो यही लगता है वह कुछ बड़ा करने की सोच रहा है। सोचने दो उसे, जितना सोचना है, कल वैसे भी वह मेरे सामने होगा, कियान ने शांत लहजे में कहा। पर उसके अंदर छिपा कहर अर्पित और राहुल दोनों ने ही महसूस कर लिया था। आप कल ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, राहुल ने पूछा। हाँ, स्पाइडर बहुत अब पीछे से खेल लिया, पर अब सामने से वार करना है। मुझे जल्दी है यार रूहान से मिलने की, उसे गले लगाने की। अब बस जल्द से जल्द इस रुद्राज को खत्म कर सबसे मिलना है। हमारी फैमिली ने बहुत इंतजार किया हमारा, अब उस इंतजार को खत्म करने का वक्त आ गया है। पर अर्पित जैसे ही बोलने को हुआ, कियान ने उसे बीच में ही रोकते हुए कहा, नहीं अर्पित, अब और देर नहीं करनी, तैयारी करो, इन चारों को हम आज ही खत्म करेंगे। कियान अपनी बात बोलकर अपने रूम में चला गया। उसने बेड साइड टेबल से सुहानी की फोटो फ्रेम को उठाते हुए कहा, डोंट वरी, मैं जल्दी ही तुम्हें ढूंढ लूंगा। कोई कुछ भी कहे, मैं जानता हूँ कि तुम जिंदा हो, मेरा दिल या धड़कन है, इससे बड़ा और क्या सबूत हो सकता है तुम्हारे जिंदा होने का। उधर रेहान ने भी अर्पित और राहुल के जाने के बाद अपना वॉलेट निकालकर शिवी की फोटो को देखते हुए कहा, मेरे लिए इतना ही काफी है कि तुम जिंदा हो, बस एक बार तुम्हारे पास आ जाऊं, फिर देखना तुम कैसे जल्दी ठीक हो जाओगी। अपनी बात पूरी करते हुए रेहान ने शिवी की फोटो को अपने होठों से छू लिया। कैलिफोर्निया में रात के करीब 10 बज रहे थे जब कायल खुद को एक चादर से ढककर चोरों की तरह दबे पांव टेरेस पर गई। आर्यन उसकी तरफ पीठ किए खड़ा था। क्यों बुलाया तुमने मुझे यहाँ? कायल की आवाज सुनकर
आर्यन पीछे मुड़ा और आगे बढ़कर उसे अपनी बाहों में भर लिया। उसने उसे गले लगाए हुए ही कहा, तुम इंडिया जा रही हो और तुमने मुझे बताया भी नहीं। तुम्हारे बिना कैसे रहूंगा मैं यहाँ? तुम्हें देखे बिना तो मेरी सुबह नहीं होती। कायल ने उसके गले लगे हुए ही कहा, मम्मा पापा की एनिवर्सरी है तो मुझे जाना होगा। अगर तुम मेरे बिना नहीं रह सकते तो तुम मेरे साथ इंडिया क्यों नहीं चलते? आर्यन कायल से अलग होकर बोला, कैसे जाऊं? एक तो डैड पता नहीं कहाँ गए हैं, ऊपर से अपने पीछे ऑफिस का सारा काम मुझे संभालने के लिए कहा है। अगर मैं अपना सारा काम अपने असिस्टेंट को दे दूंगा और तुम्हारे साथ इंडिया चला भी जाऊं तो तुम्हारा वह जल्लाद भाई, उसे कैसे हैंडल करूंगा? और मेरे भाई के बारे में कुछ नहीं बोलना वरना सारे दांत तोड़ दूंगी तुम्हारे। और तुम इतना डरोगे मेरे भाई से तो उससे मेरा हाथ कैसे मांगोगे? कायल ने धमकी भरे अंदाज में कहा। यही तो प्रॉब्लम है यार, तुम्हारे डैड स्टीव ओबराय को तो मैं यूं मना लूंगा। आर्यन ने चुटकी बजाते हुए कहा, फिर अपनी बात को जारी रखते हुए आगे बोला, पर वह तुम्हारा राक्षस भाई विहान ओबराय, उसका क्या? वह तो बिना एक्सप्रेशन वाला चेहरा लिए ही हमें डराता रहता है। साले की आंखों में भी देखने की हिम्मत नहीं होती मेरी। कायल ने आर्यन की बातें सुनकर उसे घूर कर देखा। आगे बढ़कर उसने हाथ से आर्यन के बाल पकड़कर कहा, तुमने मेरे भाई को गाली दी, यूं तुम्हें तो मैं छोड़ूंगी नहीं। आर्यन ने कायल के दोनों हाथ पकड़ उसकी कमर से लगाते हुए कहा, जो रिश्ता है उसका और मेरा, उसे उसी नाम से बुलाया है और उसे गाली नहीं कहते बेवकूफ लड़की। गुस्से में कायल का खूबसूरत चेहरा लाल पड़ गया था। आर्यन कायल के गुस्से से लाल चेहरे को देखकर मुस्कुराते हुए बोला, वैसे तुम गुस्से में और भी ज्यादा खूबसूरत लगती हो। छोड़ो मुझे और यह बातें बनाना बंद करो। ऐसे मुझे कैसे छोड़ दूं? अभी तो पकड़ा ही है, आर्यन ने पास आते हुए कहा। कायल के गालों पर किस करते हुए वह उसके होठों को किस करने लगा। जब कुछ देर बाद कायल टेरेस से नीचे आई तो स्टेयर्स के पास उसे आर्या खड़ी दिखी। आर्या के हाथ में चॉकलेट थी और उसके पूरे मुंह में भी चॉकलेट भरी हुई थी। तुम टेरेस पर क्या कर रही थी? आर्या ने चॉकलेट खाते हुए कहा, वाह, मैं वहां फ्रेश एयर लेने गई थी। उसके लिए रूम में बालकनी भी है। क्या करूं इस जासूस आर्या का? मैं कभी कभी मन करता है इसका सर फोड़ दूं। कायल ने मन ही मन खुद से कहा, मुझे नींद आ रही है, चल ना चल कर सोते हैं, कायल ने कहा और जबरदस्ती आर्या का हाथ पकड़ उसे खींचते हुए रूम में ले जाने लगी। जाते हुए आर्या की नजर स्टेयर्स की तरफ थी। इंडिया में वह जगह एक ओपन गैराज जैसी थी जहां बैठे कुछ लड़के ड्रिंक कर रहे थे। उन सभी लड़कों के हाथ में एक एक ड्रिंक की बोतल थी। तभी कुछ उड़ता हुआ आया और सामने बैठे लड़के के सिर पर लगा। उस लड़के के सर पर लगते ही वह पीछे की तरफ गिर गया और उसके सर से खून निकलने लगा। किसने किया यह? एक लड़के ने कहा। कौन है बे साले? दूसरे लड़के ने कहा। सामने आ साले, तीसरे लड़के ने कहा। तभी कोहरे से छाई धुंध ने निकलकर एक शख्स उसके सामने आकर खड़ा हो गया। उसके दोनों हाथ पैंट की जेब में थे और अपनी ग्रे कलर की आंखों से अपने सामने खड़े लड़कों को घूर रहा था। उसे देखकर उनमें से एक लड़के ने कहा, कौन है बे तू और यहाँ क्यों आया है? मैं कौन हूँ, यह क्या करेगा जानकर? और रही बात मेरे यहाँ आने की, तो तुम लोगों ने ही मुझे यहाँ इनवाइट किया है। अपना कार्ड लेकर आए थे ना हॉस्पिटल में? वह तो तू हॉस्पिटल से आया है, लंबे लड़के ने कहा जिसके चेहरे पर कट लगा था। अबे यह अपना पैसा लेने आया है, दूसरे लड़के ने कहा। सो सॉरी ब्रो, हम किसी को पैसे नहीं देते, उल्टा उनसे छीन लेते हैं। बोलते हुए वह लड़का और उसके बाकी साथी सब हंसने लगे। तो आओ छीन कर दिखाओ, बहुत पैसे हैं मेरी जेब में। उस ग्रे आंखों वाले लड़के की बातें उन सभी लड़कों को चिढ़ा रही थी। एक लड़का आगे आया और उसे मारने के लिए अपना हाथ उठाया। तभी उस ग्रे आंखों वाले लड़के ने उसका हाथ पकड़ उसे तोड़ते हुए कहा, हैंडसम देखता हूँ पर वीक नहीं हूँ, तो इस गलतफहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम मुझे मार सकते हो। तभी वह सभी उसे चारों तरफ से घेर कर खड़े हो गए और उसे अपनी आंखों से घूरने लगे, मानो कह रहे हो कि अब बच के दिखा। उस ग्रे आंखों वाले लड़के ने होठों को टेढ़ा कर धीरे से मुस्कुराया। उसकी स्माइल उसके स्टाइल के तरह ही कातिलाना थी। उसने नजरें घुमाई और वहीं पड़े एक डंडे को उठा लिया। उन सभी लड़कों ने उस पर एक साथ वार किया, पर उसने उस डंडे की हेल्प से उन सभी को रोकते हुए उन पर पलटवार करते हुए उन्हें मारने लगा। वह उस डंडे का इस्तेमाल कर रहा था मानो उसके हाथ में डंडा नहीं तलवार है। कुछ ही देर में वह सभी लड़के अपना हाथ पैर सर पकड़े जमीन पर जख्मी हालत में पड़े कराह रहे थे। उस ग्रे आंखों वाले लड़के ने अपनी बाजू को ठीक करते हुए कहा, क्या पूछा था तुम लोगों ने मुझसे? कौन हो मैं? अर्जुन, कुरुक्षेत्र का नहीं कलयुग का। नाम से अर्जुन, कर्म से डॉक्टर। लोगों के दिल का ख्याल रखना मेरा काम है, पर कभी कभी तुम जैसे लोगों का दिमाग सही करने का काम भी मुझे ही करना पड़ता है। उसने इधर उधर नजरें घुमाई और पास पड़े बैग की चेन खोला। उसमें से 2 गुलाबी नोटों की गड्डी लेकर उन्हें देखते हुए कहा,
नेक्स्ट टाइम से अगर किसी हॉस्पिटल में घुसकर तोड़फोड़ की या किसी नर्स के साथ मिसबिहेव किया तो ऐसी जगह मारूंगा। सुबह बैठने से पहले 100 बार सोचेगा। अर्जुन अपनी बात कर आगे बढ़ गया। तभी पीछे से उसके सर पर उनमें से ही एक लड़के ने उठकर उस पर डंडे से वार किया। अर्जुन एकदम से रुक गया। उसने एक हाथ अपने सर पर लगाया और पीछे पलटा। उसके पलटते ही फिर से उस लड़के ने उस पर डंडा मारा, पर उसने उस डंडे को एक हाथ से पकड़ लिया और उससे छीनकर उसे मारने लगा। अभी वह उसे मार ही रहा था कि तभी कुछ लोग और भागते हुए वहां आए। अब वहां काफी सारे लोग आ गए थे। अर्जुन उन सबको देखकर सोच में पड़ गया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है, उसने खुद से कहा और भागकर आए लोगों को देखने लगा। उन सभी लोगों के चेहरे पर दर्द था, आंखों में मौत का खौफ था, उन सब का गला सूखा हुआ था। वह सभी एक ही दिशा में देख रहे थे जहां से वह लोग भागकर आए थे। लोगों को देखने लगा। उन सभी लोगों के चेहरे पर दर्द था, आंखों में मौत का खौफ था, उन सबका गला सूखा हुआ था। वह सभी एक ही दिशा में देख रहे थे जहां से वह लोग भागकर आए थे। कुछ पल के लिए सब शांत हो गया था और सभी यह समझने की कोशिश कर रहे थे अब वहां क्या होने वाला है। तभी उसी रास्ते से एक आदमी अंदर आया। उसके हाथ में पकड़ी गन को उसने कंधे पर रखा हुआ था और बड़े आराम से चलकर अंदर आ रहा था। अर्जुन की नजर जब उस शख्स पर गई तो उसने अपनी नजरें हटाई ही नहीं, पर जब उसके गन से गोली चली और सामने खड़ा शख्स नीचे गिरा तो सब अपने होश में आए और एक बार फिर वहां जंग छिड़ गई। उस शख्स ने अपनी गन दोबारा इस्तेमाल करनी चाहिए तो उसकी गन की बुलेट खत्म हो गई थी। उसने गन फेंक कर अपने हाथों को ही हथियार बनाकर उन्हें इस्तेमाल करने लगा। लड़ते हुए अर्जुन और वह शख्स दोनों ही एक दूसरे के सामने आए। वह सभी आदमी उन्हें घेर कर खड़े थे। दो काली आंखों ने इशारों में कुछ कहा और दो ग्रे आंखों ने पलकें झपकाकर सहमत दी। दोनों ने एक दूसरे की पीठ से अपनी पीठ लगाई और एक साथ उन सभी पर भूखे शेर की तरह टूट पड़े और उनका शिकार करने लगे। वह नजारा वाकई दिलचस्प था, आंखों को रोमांचित करने वाला था। ऐसा लग रहा था दो शेर अपने जंगल में घुस आए, जंगली भेड़ियों का शिकार कर रहे हो। जब दोनों ने मिलकर उन सभी को इस हालत में पहुंचा दिया कि वह खुद से भी न उठ सके तो दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाते हुए एक साथ कियान अर्जुन एक साथ बोलने पर दोनों ही मुस्कुराने लगे। उनकी स्माइल में कुछ तो मैजिकल था जो उस डेंजरस माहौल को भी रोमांचित बना रहा था। विला में विवान और विहान एक दूसरे के सामने खड़े थे। वह कुछ बात कर रहे थे, तभी रूहान ने अंदर आते हुए कहा, आज लिस्ट में से जितने भी लोग बचे थे सब मारे गए। फिर रूहान ने सोचने वाले अंदाज में कहा, समझ नहीं आ रहा, पहले तो उन पर किसी ने हमला नहीं किया आज तक, फिर अब कौन आ गया जो हमारे तरह ही उन लोगों को मारना चाहता है। अभिनव अंकल को कॉल कर, विहान ने कहा। रूहान ने अभिनव को कॉल कर फोन स्पीकर पर रख दिया। दूसरी तरफ से अभिनव ने कहा, वेल डन विहान और रूहान, आज तुम दोनों ने एक बार फिर से इस शहर की गंदगी को साफ कर पहले की तरह कर दिया है। अंकल, यह हमने नहीं किया, विहान ने अचानक ही बीच में कहा। तुम दोनों ने नहीं किया तो फिर किसने किया? पता नहीं, क्या आपको कुछ पता है इस बारे में? वह लोग कौन हो सकते हैं? नहीं बेटा, पर मैं कोशिश करता हूँ। अभिनव ने अपनी बात खत्म की तो रूहान ने ओके बोलकर कॉल कट कर दिया। तो क्या करें अब? हमारा टारगेट तो इन स्ट्रेंजर ने खत्म कर दिया, अब तो बस रुद्राक्ष और उसकी फैमिली ही है हमारे टारगेट पर, रूहान ने कहा। तो उसकी बातों पर विहान ने कहा, हाँ अब वही है, पर अभी कुछ नहीं करना, कल मासी माँ और अंकल की एनिवर्सरी है, पहले वह हो जाए उसके बाद रुद्राक्ष को भी देख लेंगे। विवान ने भी विहान की बातों से सहमत जताई। इधर रेहान, राहुल और अर्पित भी वहां पहुंच गए थे। सारे आदमियों को खत्म कर रेहान ने कियान के साथ खड़े अर्जुन को देखकर कहा, यह हैंडसम कौन है? अर्जुन ने सबको अपना परिचय दिया और उन सभी की फिटनेस को देखते हुए कहा, आप सब कमाल है, इस उम्र में भी इतने फिट। आप सबको देखकर मुझे मेरे डैड की याद आ गई। आप सब की तरह वह भी अपने आप को इतना ही फिट रखते हैं। क्या नाम है तुम्हारे डैड का? रेहान ने कहा, अभिराज राणा। जैसे ही अर्जुन ने यह कहा सब उसे हैरानी से देखने लगे। तो तुम अभिराज के बेटे हो? कियान ने अर्जुन को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा। राहुल कुछ बोलने को हुआ, पर तभी कियान ने आंखों से इशारे कर उसे खामोश रहने को कहा। कियान ने एक हल्की सी स्माइल कर अर्जुन के पीठ पर हाथ रख उसे शाबाशी देते हुए कहा, वेल डन, तुम अच्छा लड़ते हो, तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। अपनी बात खत्म कर कियान रेहान अब लौट गए। उनको जाते देखकर अर्जुन ने खुद से कहा, इन्होंने ऐसा क्यों कहा? तुमसे दोबारा मुलाकात होगी। कैलिफोर्निया सैन फ्रांसिस्को इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर अभी 4 लोग खड़े थे, जिनमें से 2 के चेहरे पर उदासी थी। उन्होंने अपनी आंखों पर काला चश्मा चढ़ाया हुआ था। वह भी अपनी आंखों में दिख रही फीलिंग्स को सबसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे। मम्मा, आप भी हमारे साथ चलो ना।
आर्या ने मुंह बनाते हुए कहा, आर्या मैं अभी तुम्हारे साथ नहीं चल सकती, एक बार तुम्हारे डैड को वापस आ जाने दो, मैं और आर्यन उनके साथ ही आएंगे। आशी ने आर्या को समझाते हुए कहा, कायल बेटा अपनी माँ को मेरी तरफ से सॉरी कहना, वैसे तो मैं वहां आऊंगी तो माफी मांग ही लूंगी, पर फिर भी तुम बोल देना। आशी ने मुस्कुराते हुए कायल से कहा, जी आंटी आप फिक्र मत करिए, मैं उन्हें समझा दूंगी। क्या माँ, आशु आंटी आपकी सबसे अच्छी दोस्त हैं, आप फिर भी नहीं चल रही हमारे साथ? आर्या की टोन बच्चे जैसी थी। बेटा अभी समझाया मैंने तुम्हें, बोलते हुए आशी आर्या को फिर से समझाने लगी। उनके पास ही कुछ दूरी पर खड़ा आर्यन ब्लैक शेड के पीछे से ही कायल को घूर रहा था। उसे कायल का इंडिया जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा था। कायल भी काले चश्मे के पीछे से उसे ही देख रही थी। आंटी मैं अभी थोड़ी देर में आती हूँ, कायल ने कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गई, पर रास्ते में ही किसी ने उसका हाथ पकड़ उसे दूसरी तरफ ले गया। कायल ने चीखना चाहा पर उस शख्स का चेहरा देखकर खामोश हो गई। क्या कर रहे हो तुम, छोड़ो मेरा हाथ, कायल ने आर्यन से हाथ छुड़ाते हुए कहा। नहीं छोड़ूंगा यार, तुम कैसे मुझे छोड़कर जा सकती हो, आर्यन ने बच्चों की तरह जिद करते हुए कहा। मुझे जाना होगा, तुम समझ क्यों नहीं रहे हो? आई लव यू, आर्यन ने मिक्स भाव से कहा। आई लव यू टू, पर मुझे जाना होगा तो मुझे मिस करोगे, कायल ने भी उसी टोन में कहा। बहुत ज्यादा, पता नहीं कैसे रहूंगा तुम्हारे बिना, तुम मेरी आदत बन गई हो। आर्यन की बातों से उसके प्यार की गहराई दिख रही थी। वह किस हद तक कायल को चाहने लगा था। अच्छा सुनो, कायल ने कहा। हाँ बोलो, अपना ख्याल रखना, बोलते हुए कायल ने आर्यन को टाइटली अपनी बाहों में भर लिया। आर्यन ने भी उसे उतने ही प्यार और फीलिंग्स के साथ गले लगाया। कुछ देर बाद अलग होकर दोनों जाने लगे तो सामने आर्या आ रही थी, हाथ बांधे दोनों को स्माइल करते हुए देख रही थी। आर्या को देखकर कायल और आर्यन ने एक दूसरे को देखकर मन ही मन खुद से कहा, आज तो पकड़े गए। आर्या ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा, तो कब से चल रहा है यह सब? आर्यन की तरफ देखकर आगे बोली, भाई मुझे आपसे यह उम्मीद नहीं थी, आपने मुझसे छुपाया अपनी बहन से, अब मैं भी आपको कुछ नहीं बताऊंगी। अच्छा ऐसे कैसे कुछ नहीं बताऊंगी, इंडिया जा रही है, पहले ही बोल रहा हूँ, कोई इंडियन बंदर मत ढूंढ लियो अपने लिए, तेरे लिए बंदर मैं ही ढूंढूंगा, वह अभी अच्छा सा ब्रांडेड। क्यों भाई, मैं खुद क्यों नहीं ढूंढ सकती? जब आप अपने लिए छिपकली खुद पसंद कर सकते हो तो मैं क्यों नहीं कर सकती, क्योंकि मैं तेरा बड़ा भाई हूँ, समझी पाई गर्ल? या तो चीटिंग है भाई, मुझे नहीं करनी आपसे बात। अपनी बात बोलकर आर्या पैर पटकते हुए चली गई। आर्यन और कायल दोनों ही उसे देखकर हंसने लगे। इंडिया में आशु और आशु की एनिवर्सरी थी, सभी तैयारियों में ऐसे लगे थे मानो एनिवर्सरी पार्टी नहीं किसी की शादी हो। सुबह से शाम हो गई, स्वाति कुछ फीमेल मेकओवर आर्टिस्ट के साथ झरना के रूम में एंटर हुई। झरना और सांझ दोनों ही स्वाति को देखकर खड़ी हो गई। आंटी हम बस रेडी होने ही जा रहे थे, सांझ ने कहा। तो स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों को यह तैयार करेगी। बोलते हुए उसने झरना और सांझ दोनों के गालों पर अपना एक एक हाथ रख दिया। दोनों को देखकर वह मन ही मन खुद से बोली, सुहानी तेरी दोनों बहू बहुत खूबसूरत हैं, तुम दोनों ही इस परिवार का ऑफिशियली हिस्सा बन जाओगी। उसकी आंखें एक पल के लिए झरना पर टिक गई। जिस जगह तुम हो उस जगह मैं अपनी श्रेया को देखना चाहती थी, पर शायद किस्मत को यह मंजूर नहीं था, इसलिए तो मेरी श्रेया की जगह आज तुम हो। झरना पता नहीं कहाँ होगी मेरी बेटी, इस वक्त कैसी दिखती होगी, वह मन ही मन खुद से ही बातें करते हुए खो गई थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, मैम आई एम कमिंग। आवाज सुनकर स्वाति ने पीछे देखा तो दो लड़कियां अपने हाथों में डिजाइनर लहंगा लिए खड़ी थी। हाँ प्लीज अंदर आ जाओ, स्वाति के कहने से वह दोनों अंदर आ गई। झरना और सांझ ने जब लहंगे को देखा तो दोनों की आंखें बड़ी हो गई। वह लहंगा वाकई बहुत खूबसूरत है, अबे साला हम ऐसी ड्रेस में फोटो में ही देखे हैं, कितना महंगा होगा ना। यह झरना की बात पर स्वाति ने मुस्कुराते हुए कहा, आज तुम दोनों को यही पहनना है, आप प्लीज दोनों को जल्दी से रेडी कीजिए। स्वाति ने अपनी बात खत्म की। तभी ऋचा ने अंदर आते हुए कहा, आंटी आपने मुझे बुलाया? स्वाति ने पीछे पलटते हुए कहा, हाँ। फिर ऋचा को देखते हुए मन ही मन खुद से कहा, मेरी होने वाली बहू भी काफी खूबसूरत है, पर पता नहीं मेरे बाप का गुस्सा और उसकी जिद कब खत्म होगी। स्वाति जब अपनी सोच की दुनिया से बाहर आई तब तक झील और पीहू भी आ चुकी थी। स्वाति ने उन सबको देखकर कहा, आप पहले इन्हें रेडी करिए, उसके बाद इन तीनों को भी तैयार करना है, मैं तुम तीनों की ड्रेसेस भेजती हूँ। अपनी बात खत्म कर स्वाति वहां से चली गई। पीहू ने कंफ्यूजन में कहा, ऋचा एनिवर्सरी तो आंटी अंकल की है, फिर हमें इतने अच्छे से रेडी क्यों किया जा रहा है? वह तो मुझे भी नहीं पता और हमें भी नहीं पता, सांझ झरना झील तीनों ने एक साथ कहा।
और पांचों एक साथ एक दूसरे की शक्ल देखकर हंसने लगी। दूसरी तरफ टेरिस पर एक चॉपर लैंड हुआ। भाई हम भी आपके साथ चलते हैं ना, राहुल ने रेहान से कहा। नहीं तुम यहीं रहो, मैं और कियान जा रहे हैं ना, हम हैंडल कर लेंगे, वैसे भी उस रुद्राज के लिए तो हम दोनों ही काफी हैं, रेहान ने राहुल को समझाते हुए कहा। कियान के आने के बाद कियान और रेहान दोनों चॉपर की तरफ बढ़ गए। राहुल उन्हें जाते हुए देख रहा था। विला में रचित रेडी हो रहा था, उसके कान में ब्लूटूथ लगा था, वह किसी से बात कर रहा था। उसने बात करते हुए कहा, तू पेरिस से कब आया, तूने मुझे बताया क्यों नहीं। दूसरी तरफ से अर्जुन ने कहा, तुझे मेरे आने की खबर 2 दिन पहले ही मिल गई थी, तू अपना मेल चेक करेगा तभी तुझे कुछ पता चलेगा ना। ओह सॉरी यार, मैं एक हफ्ते से थोड़ा बिजी था। बिजी था किसके साथ, क्या कोई आ गया है तेरी लाइफ में। दूसरी तरफ से अर्जुन ने कहा, हाँ आ गई है ना तेरी बहन। बोलते हुए रचित हंसने लगा। तो तू मेरी होने वाली भाभी को मेरी बहन बना रहा है, अर्जुन ने कहा। रचित हंसने लगा और हंसते हुए बोला, तू आ रहा है ना आज पार्टी में। नहीं यार नहीं आ पाऊंगा। क्यों, एक इम्पोर्टेंट सर्जरी है जो मुझे आज ही करनी है। दोनों ने कुछ देर बात करके कॉल कट कर दिया। अर्जुन हॉस्पिटल के लॉबी में खड़ा बात कर रहा था। जब वह कॉल कट कर अपने केबिन में गया तो उसके जाने के बाद पिलर के पीछे से एक आदमी निकला और उसने किसी को कॉल कर कहा, मुझे मिल गया सरकार। वह दूसरी तरफ से उस शख्स ने कहा तो उस आदमी ने कहा, हाँ सरकार, यह अर्जुन राणा ही है, मैं उसे पहचानने में भूल नहीं कर सकता। इधर रचित ने अपना मेल चेक किया तो उसमें ऋत्विक का मेल देखकर उसे ओपन कर पढ़ने लगा। पढ़ते हुए रचित के होंठों पर स्माइल आ गई। वाह डैड इंडिया आ रहे हैं क्या। उनका गुस्सा और नाराजगी खत्म हो गई। अब सब ठीक हो जाएगा, रचित खुद ही बोल रहा था। रचित खुश था। उसने अपना लैपटॉप बंद किया और मिरर में स्माइल करते हुए खुद को देखने लगा। वह रूम से बाहर आया तो ठीक उसी टाइम रूहान भी रेडी होकर बाहर आया। रूहान ने डार्क ब्लू कलर का सूट पहना था तो वहीं रचित के सूट का कलर डार्क ग्रे था। दोनों ने एक दूसरे को देखते हुए एक दूसरे के सामने आकर खड़े हो गए। उनके बीच कोल्ड वार की झलक साफ देखी जा सकती थी। आंखों में एक एटीट्यूड झलक रहा था, मानो एक दूसरे से कह रहे हो, मैं तुमसे ज्यादा हैंडसम लग रहा हूँ। अभी दोनों एक दूसरे को लुक्स में कंपटीशन दे ही रहे थे कि तभी विवान के रूम का डोर ओपन हुआ। दोनों ने उस ओर देखा। विवान और विहान दोनों एक साथ बाहर आए। दोनों को देखकर रूहान और रचित दोनों का ही मुंह खुला का खुला रह गया। आज पहली बार विवान ने कैजुअल कपड़े छोड़कर सूट पहना था। दोनों ने ही चारकोल ब्लैक कलर का सूट पहना था जिसमें वह दोनों ही बेहद हैंडसम और स्मार्ट दिख रहे थे। एक जैसी शक्ल, आंखें, हाइट, पर्सनालिटी, दोनों का ही एक अलग ऑरा था जो दोनों को ही भीड़ से अलग कर रहा था। उनका यह ऑरा रूहान और रचित दोनों उन्हें आंखें फाड़े देख रहे थे। झरना और सांझ रेडी हो रही थी उन दोनों को देखकर। झील ने कहा, क्या बात है तुम दोनों, क्या आज बेचारे दोनों भाइयों का मर्डर अपने हुस्न से ही कर दोगे। बेचारे भाई, क्या होगा आज उन दोनों का जब वह तुम दोनों को देखेंगे। तो रिचा ने कहा, कुछ नहीं होगा, बस वह अपना दिल इनके कदमों पर रख देंगे। पीहू ने शरारत भरी स्माइल अपने होठों पर लिए कहा। रिचा को कुछ याद आया तो उसने झील की तरफ देखते हुए कहा, झील तुमसे कुछ पूछूं। हाँ पूछो। झील रेडी हो रही थी। उसने मिरर में खुद को देखते हुए कहा, तुम्हारा और रचित भाई का कुछ चल रहा है क्या। रिचा के पूछने पर झील सकपका गई। उसने जल्दी से कहा, हमारा और उस हाथी का कुछ नहीं चल रहा, तो तुम फालतू का सोचना बंद करो। अच्छा तो 2 दिन पहले तुम भाई तुम्हारे रूम में क्या कर रहे थे। मैंने उन्हें तुम्हारे रूम से बाहर आते हुए देखा है। क्या सच में, झरना ने आंखें चढ़ाकर कहा। फिर झील को घूरते हुए बोली, झील तुमने हमें बताया क्यों नहीं। झरना के हाथों में पिलो था, वह उसने झील को मारने के लिए फेंका। तभी झील ने कहा, अरे बताते हैं कैसे, तुम बिजी थी अपने वाले के साथ, हमने सोचा जब फ्री होगी तब बता देंगे। झील ने झरना के वार से बचते हुए कहा। झरना छोड़ना नहीं, झील को सब पर नजर रखती है और जब बारी खुद की आए तो इसके नखरे छोड़ना नहीं। इसे आज सांझ ने झरना को उकसाते हुए कहा। झील ने झरना से बचते हुए कहा, रिचा हम तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, यह सब तुम्हारी वजह से हो रहा है। जब हमारे बारे में बताइएगा तो अपने, अरे मैं भी तो बताऊं। झील के यह कहने पर रिचा डर गई। उसने आंखें चढ़ाकर लड़खड़ाते शब्दों में कहा, अरे मेरा नहीं, या तुम क्या कह रही हो। झील तुम ऐसे नहीं बताओगी, हम भी बताते हैं। झरना तुम्हारे जो मुंह बोले भैया है ना, उनका चक्कर चल रहा है इसके साथ, और यह तुम्हारी होने वाली भाभी है। झील की बात सुनकर झरना रुक गई और रिचा को हैरानी से देखने लगी। इसका मतलब मेरा शक सही था, तुम रोहान भाई को पसंद करती हो। पीहू ने चौंकते हुए कहा। पसंद नहीं इडियट, प्यार करती है, वह भी बहुत ज्यादा। झील ने पीहू की तरफ देखते हुए कहा। तो रिचा ने एक कुशन उठाकर उसके ऊपर फेंका। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।